बस हम स्टार्ट करने लगे हैं कुछ मिनट्स के अंदर, Okay. 3 more minutes. मुझसे भी काइंडली रिकॉर्डिंग भी कर लें इन केस अगर वी मिस एनीथिंग। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है, बस मैं बताने लगा था आप लोगों को कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है इसकी, और बिल्कुल ये जो है वो सेशन के बाद हम शेयर कर लेंगे, और वो भी लोग जो थोड़ा लेट भी ज्वाइन करेंगे उनको भी फायदा हो जाएगा, और जो नहीं ज्वाइन कर पाए मुख्तलिफ रीजन से तो उनको भी, उनके साथ भी हम शेयर कर लेंगे। सो बस कपल ऑफ मिनट्स, काफी जगहों से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से, तो टाइमिंग का भी आपको अंदाजा है। कुछ ऑस्ट्रेलियन जो लोग हैं वो ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि टाइम का डिफरेंस है, तो उनके लिए मुझे फिर नेक्स्ट सेशन करना पड़ेगा नेक्स्ट वीक। तो अच्छा, तो आसिफ आपको कब हुई थी डायग्नोज? मोहसिन भाई, मैं पूरा 30 साल का था तब मुझे डायग्नोस हुई थी। तो आप समझे कि मेरी शादी से 1 महीना पहले मुझे कंफर्म डॉक्टर ने किया था कि भाई आप प्री डायबिटिक नहीं, आप पूरे टाइप 2 डायबिटिक हैं। तो मैं 30 साल का था, तो ऑलमोस्ट मैं 112 केजी का था उस जमाने में, क्योंकि मैं यूएई में ही काम कर रहा था, दुबई में। तो काम की वजह से और प्लस बैचलर जैसे बंदा होता है कि जंक फूड खा लिया। तो जब मैं दुबई आया था 2007 में, तो मैं 85 केजी का था, और मेरी शादी 2009 में दिसंबर में हुई थी, तब मैं 112 का था। तो ऑलमोस्ट 6 7 8 साल में 112 110 का ही था। लेकिन पिछले 7 8 सालों से फिर मैंने थोड़ा अपने आप को कंट्रोल किया। फिर सबसे पहले तो मैंने शुगर और ये सब चीजें कंट्रोल करना स्टार्ट की। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं 85 86 पे होता हूँ। वेट में कभी मॉनिटर नहीं करता, क्योंकि अब आजकल मैं स्ट्रेंथ एक्सरसाइज पे और मैंने एक लिस्ट जैसे बनाई थी कि भाई जिंदगी में क्या क्या करना है, तो वो सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ। तो पूरा चेंज ऑफ माइंडसेट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आप समझे कि मैं कोई डायबिटिक की मेडिसिन नहीं खाता, मैं कोई कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन नहीं खा रहा, बीपी की नहीं खा रहा। तो एक सेल्फ कंट्रोल और एक जैसे रूटीन एक मैंने बनाई हुई है कि क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, और स्पेशली कब बंद करना चाहिए खाना, जो आपकी बॉडी आपको एक लेवल पे मेंटेन्ड हो। तो ये ऑन एंड ऑफ मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा। और तोड़ना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तोड़ना नहीं है, जाया नहीं करना है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6 7 साल हो गए मुझे। तो और आप अपना HbA1c जो है वो हर HbA1c मेरा ऑन एंड ऑफ कभी 6 पे होता है, कभी 7 पे होता है, कभी 8 पे होता है। लेकिन मैं कभी उसको सर पे नहीं बिठाता, स्पेशली जब बहुत जबरदस्त बात की है। जी। तो एक वो भी था कि जैसे ही डॉक्टर ने ना कहा कि भाई आप टाइप 2 डायबिटिक है, तो जैसे उस जमाने में आप स्ट्रेस लेते हैं या क्या, तो वो बजाय चीजें ठीक होने के स्ट्रेस से चीजें और खराब होती है। तो एक ये मैंने सीखा कि भाई जो होना है सो होना है, लेकिन स्ट्रेस और इन चीजों को कंट्रोल बंदा कर सकता है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जनाब, 6:06 हो गए हैं, तो हम फिर इसको किक ऑफ करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आपने सिर्फ मेरे साथ मुझे सिर्फ ये बताना है कि अगर कोई डिले आता है जब मैं स्लाइड्स चेंज करता हूँ, तो वो बस मुझे आपने फिर इन्फॉर्म करना है। मेरा स्क्रीन आपको नजर आ रहा है? जी आप सबको नजर आ रहा है स्क्रीन? जी सबको आ रहा है? जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, तो ये ऐसी मैं स्टैट्स देख रहा था, मैंने कहा नंबर जरा देखें। तो ये देखिए, ये स्टैट्स हैं, यानी यूएस बहुत ही ऑब्वियसली मैंने यूएस को इसलिए पिक किया क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे। दूसरा ये कि समझदार, पढ़े लिखे, एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज, हम समझते हैं कि बहुत ही एडवांस कंट्री है वो। तो हाफ ऑफ द यूएस पॉपुलेशन हैज डायबिटीज और प्री डायबिटिक्स हैं, और बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है। तो हम अकेले नहीं हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। स्क्रीन चेंज हो तो मुझे बता दीजिएगा।
आपको नजर आ रहा है ये वाला स्क्रीन? जी आ रहा है जी। 80% जो अडल्ट्स हैं, ये यूएस की बात हो रही है, उनको पता ही नहीं है कि उनको प्री डायबिटीज है, वो डायबिटिक हैं 80% लोगों को। 48% लोग जो 65 से ऊपर हैं उनको डायबिटीज है, और कोई 38% पॉपुलेशन जो कि अडल्ट पॉपुलेशन है, 97.6 मिलियन लोगों को प्री डायबिटीज है। तो ये नंबर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि यार ये एक पूरा ग्लोबल फिनोमेना चल रहा है सिलसिला, और ये बढ़ता ही जा रहा है, और हर जगह का यही हाल है। आप इवन मिडिल ईस्ट में भी देखेंगे, वहां पे भी ये सिचुएशन है, ओमान में भी ठीक ठाक है, पाकिस्तान का भी यही हाल होगा, सिमिलर सिचुएशन है। तो इसमें ये वाली चीज सोचना है कि मुझे कुछ हो गया है, तो ये तो आप बिल्कुल मत सोचिए। ये पूरा का पूरा जिस तरह कोविड चला है उस तरह से ही फिर जो डायबिटीज है ये चल रही है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा पहला स्टैंड। अब आगे चलते हैं। जो ये सेशन है ऑब्वियसली डायबिटीज को रिवर्स करने के बारे में, हमने कुछ अभी शुरू में बातें भी की थी कि ये है क्या, और इसका क्या सिलसिला है। तो आगे चलते हैं। एक तो ये कि मैंने शुरू में बोला कि मैं तो बहुत खुश हूं कि मुझे डायबिटीज डायग्नोज हुई 9 साल पहले, और उसका मैं रीजन आपको बताऊं। मेरा टेक्नोलॉजी से ताल्लुक है, और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक होगा। जो चीज आप मेजर कर सकते हैं उसको आप बेहतर कर सकते हैं, ये बड़ी फेमस सेइंग है। हमने बहुत सारी प्रेजेंटेशन में ये सेइंग सुनी भी है, लोग भी कहते हैं। तो वो जब ये डायबिटीज होती है ना, तो फिर आप एकदम से अपने खाने के बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं। अभी आसिफ ने ये जिक्र किया कि भाई मैं सर पे नहीं चढ़ाता HbA1c को, बल्कि मेरा कभी HbA1c बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कुछ हो जाता है, मुझे पता है कि मुझे इसके साथ क्या करना है, और मैं कभी भी इसको सर पे नहीं चढ़ाता। लेकिन उनके पास एक मेजरमेंट क्राइटेरिया है HbA1c का, जिसको वो रेगुलरली देखते रहते हैं, और ये उसके हिसाब से अपने आप को मैनेज करते रहते हैं। तो डायबिटीज एग्जैक्टली यही चीज है कि आपको वो एक मेजरमेंट दे दी है कि आप खाने के बारे में कॉन्शियस हो जाएं, और खाने के साथ ऑब्वियसली एक्टिविटीज भी हैं लगी हुई आपकी। लेकिन अगर आपका इनिशियल लेवल पे खाना ही ठीक नहीं है, तो जब एक्सरसाइजेज भी कर रहे हैं तो वो तो सेकेंडरी पार्ट है। यानी गाड़ी में पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल डाल रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस जो है बड़ी जबरदस्त देगी, ये तो नहीं हो सकता। तो परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है कि जो गाड़ी बनी है, जिस चीज को खाने पीने के लिए गाड़ी को वही चीजें मिलें। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों को, जिनको है और या जिनको पता नहीं है कि उनको है, या फिर बहुत से लोग जो हैं वो स्टेज के अंदर हैं कि वो समझते हैं कि उनको हो जाएगी आगे जाके, फॉर सो मेनी रीजंस। आई थिंक दिस इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज, क्योंकि जैसे ये मेजरमेंट आप स्टार्ट करेंगे वैसे ही आपकी जिंदगी जो है एक तो बेहतर हो जाएगी उसकी क्वालिटी, और दूसरी लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये कनेक्टेड है आपकी नॉलेज के साथ, और वो नॉलेज हमारी फूड के बारे में वो बहुत ही लिमिटेड है। अच्छा, एजेंडे पे आ जाते हैं। पहले हम बात करेंगे इल्यूजन के ऊपर, दूसरे हम बात करेंगे कि मेरी स्टोरी है कि अगस्त 2015 में डायग्नोज हुई थी मुझे डायबिटीज। फिर मेरे फादर की डेथ हुई 2017 में, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट था मुझ पर। तो वो मैंने आपसे डिस्कस करना है कि मेरे फादर को कब से थी, और क्या सिलसिला था, उसका इम्पैक्ट मुझ पर कैसे हुआ। फिर उसके बाद ये डिस्कस करेंगे डायबिटीज है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मेरी जब बात होती है तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है कि डायबिटीज है क्या, वो इतनी क्लियर नहीं है। कुछ लोगों को कुछ बातें पता है, कुछ लोगों को कुछ बातें पता है, लेकिन एक्चुअली ये डिजीज है क्या चीज, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि जितना अच्छा हम समझेंगे इतना अच्छा हम उसको फिर एड्रेस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है बिग वाई, मतलब क्यों। क्यों का जो है कि ये जो हम करने जा रहे हैं रिवर्स, ये क्यों करने जा रहे हैं, ये है क्या। सिर्फ जिंदगी बचाना ही एक ऑब्जेक्टिव है कि नहीं यार मेरी जिंदगी बेहतर करनी है, लंबी करनी है, बस यही ऑब्जेक्टिव है, ये कुछ और भी चीज है। फिर हमने जिक्र सुना है कार्ब्स का। यार ये कार्ब जो है ना ये बड़े खतरनाक होते हैं, और शुगर क्योंकि कार्ब है तो इसलिए वो कहते हैं शुगर बंद करो, शुगर बंद करो, शुगर बंद करो, और अब इवेंचुअली लोग इस पर आ गए कार्ब्स बंद करो, कार्ब्स बंद करो। तो क्या कार्ब ही क्या हमारी एनिमी नंबर 1 है या नहीं। उसके बाद एक और जो सिलसिला है वो सिर्फ ये कि हम जब डायबिटीज हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि यार ओ अपना जो ब्लड शुगर है ना इसको मैनेज करो, अपना ब्लड शुगर मैनेज करो, अपना ब्लड शुगर मैनेज करो।
तो बहुत ज्यादा फोकस हो जाते हैं अपना ब्लड शुगर मैनेज करने में। लेकिन बॉडी के अंदर से ब्लड शुगर तो मैनेज नहीं करना ना। थोड़ी देर पहले मैं यही कह रहा था इनसे कि अल्लाह ताला की सबसे बनाई हुई फाइनेस्ट मशीन है इंसान की बॉडी, फाइनेस्ट मशीन है। और वो फाइनेस्ट मशीन जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी नॉलेज हमारे पास बड़ी लिमिटेड है। तो अब क्या सिर्फ हमें ब्लड शुगर ही कम करना है अपनी जिंदगी को आगे लेके जाने के लिए, कुछ और भी करना है? तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर ये कि किस चीज का राइट आपके पास है, किस चीज का राइट आपके पास नहीं है, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जब आगे बढ़ेंगे तो मैं फिर बताऊंगा। और फिर ये कि ये आपको क्या ये विक्टिम होना चाहिए कि अरे यार ये मेरे मुझे है, फैमिली को तो नहीं है। अच्छा, तो फैमिली वही खाए जो सब खाते हैं, मुझे क्योंकि है तो मुझे तो अपने आप को बेहतर करना होगा, तो मुझे तो अपने आप हमारा फूड चेंज करना होगा, तो उसकी बात हो रही है। तो अब ये है फैमिली थिंग, तो वो उस पे भी डिस्कशन करेंगे। ये स्लाइड नजर आ रही है आपको सारी? मेरी आवाज भी क्लियर है? जी 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 ओके, जबरदस्त। अच्छा, इसमें एक तो ये कि ये ऑब्वियसली इंटरैक्टिव है, तो आप बीच में जरूर सवाल कर लीजिएगा जो भी सवाल करने, और अगर कोई बहुत ही पर्सनल सवाल है तो उसके लिए हम फिर बाद में 1-to-1 सेशंस कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। दूसरी ये कि रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई तरह की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये रिकॉर्ड हो रहा होगा, तो मुझे बता दीजिएगा। कोई चीज रिमूव करनी हुई तो मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है? आगे चलते हैं। अच्छा, जो रोकने वाली बात है इस चीज पर वो ये कि सोक्रेटिस का ये कोट था कि नॉलेज का जो दुश्मन है वो इग्नोरेंस नहीं है, बल्कि इल्यूजन ऑफ नॉलेज है। और जब मुझे डायबिटीज हुई तो इस चीज का अंदाजा मुझे पिछले 9 सालों में बहुत स्ट्रांगली हुआ कि और तो मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे वालिद साहब को जो डायबिटीज है वो डायग्नोज हुई थी एट द एज ऑफ 32। मैं 33 की एज में हुआ हूँ, तो मतलब मेरे पैदा होने से पहले उनको डायबिटीज डायग्नोज हो चुकी थी, और फिर उनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 77। और वो इसलिए क्रिएटिनिन बड़ा हाई था उनका, एंजियोप्लास्टी का हम इंतजार कर रहे थे, और उनको फिर हार्ट अटैक हुआ और उनकी फिर डेथ हो गई थी इवेंचुअली। जो जिस बीमारी की वजह से उनकी डेथ हुई वो शुगर थी, लेकिन उनका किडनी फेल हुई थी, जिसकी वजह से मतलब किडनी की सिचुएशन काफी खराब थी, जिसकी वजह से उनको जो है वो हार्ट अटैक हुआ था। तो हमारा इल्यूजन था, मतलब हम समझते थे कि हमारे घर में शुगर है तो सबको पता है कि अच्छा ये होती है शुगर। लेकिन जब मैंने इसको जब मुझे हुई और जब मैंने इसको स्टडी किया एज अ सब्जेक्ट, तो मुझे अंदाजा हुआ कि हमें तो पता ही कुछ नहीं है कि ये है क्या चीज। एक शुगर का नाम सुन लिया हमने कि कलाकंद बंद कर दो, गुलाब जामुन बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, बस दैट्स इट। और दैट्स यही है, बाकी तो दवाएं हैं वो मैनेज करेंगे। तो इल्यूजन जो है ना हमारा शुगर के बारे, ये सॉरी डायबिटीज के बारे में, आई थिंक ये बड़े खतरनाक चीज है। और मैं यहाँ पे आपको अभी पॉज करूंगा और मैं ये कहूंगा कि जो भी कुछ आप पीछे जानते थे ना डायबिटीज के बारे में, वो जरा रोकें पीछे। और फिर आप जो हम इस सेशन को कर रहे हैं, तो इस सेशन में ना बिल्कुल फ्रेश ब्रेन लेकर आइए अपना, और फ्रेश ब्रेन की बेसिस के ऊपर इसको एनालाइज कीजिए और रिविजिट कीजिए सर्टेन चीजों को अपने दिमाग के अंदर, ताकि फिर आपकी जो नॉलेज है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाए। तो बहुत जरूरी है ये पॉइंट के इस वक्त हमारे बहुत सारे लोगों के पास जो है वो इल्यूजन है कि वो जानते हैं कि डायबिटीज क्या है। अच्छा, आगे चलते हैं। 2015 अगस्त एक जर्नल चेकअप था, बल्कि रैंडम था। आई थिंक मैं एक पार्टनरशिप के वीजे के लिए अप्लाई किया हुआ था ओमान में, तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि आपका मेडिकल होगा, तो मैंने जाके मेडिकल कराया। मेडिकल जब हुआ तो ऑब्वियसली HbA1c भी था उसमें, उस सारी मॉर्निंग शुगर थी। उन्होंने कहा कि जी आपको तो आप तो बिल्कुल टाइप 2 डायबिटिक हैं। अच्छा, मैं तो हमारे तो सब कुछ उड़ गए, तोते वोते सब, क्योंकि घर में थी, हम भी अपने हिसाब से काफी कॉन्शियस थे। और मैं क्योंकि यूके रहा हूँ 7-8 साल, तो हमें यहाँ पे भी थोड़ी अवेयरनेस थी कि भाई ये खाएं ये ना खाएं, ऐसा करें वैसा ना करें। लेकिन ऑब्वियसली उसने हेल्प नहीं किया, और एट द एज ऑफ व्हाट, अभी मैं 50 का हूं, तो 41 की एज के अंदर मुझे डायग्नोज हुई थी। बड़ा मुश्किल वक्त था। खैर एनीवे, हमने ऑफिस बंद किया, घर आके बैठ गए। हमने कहा कि भाई अब इसको जरा स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद आगे चलेंगे, क्योंकि शदीद स्ट्रेस में था मैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मुझे हुआ कैसे। अच्छा, मेरे ख्याल से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये भी थी मेरे साथ कि जिस डॉक्टर को मैंने दिखाया था,
उन्होंने मेरी बेगम को कमरे से बाहर निकाल के मुझे पूरा मौत का रास्ता दिखाया था। और मैं कहता हूँ वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, क्योंकि मैं शदीद परेशान हो गया था वहां से निकल के, क्योंकि वो कह रहे थे कि 2 साल में ये होगा, 5 साल में ये होगा, 8 साल में ये होगा, 9 साल में ये होगा। मुझे नहीं पता आप लोगों के डॉक्टर्स ने कहाँ तक आपको ये सारी बातें बताई हैं, लेकिन उन्होंने मुझे जो जो सबसे हॉरिबल बातें थी डायबिटीज की, वो उन्होंने मुझे 15 मिनट के अंदर बता दी थी। मैं वापस निकला हूँ और मेरा सर घूम रहा था। खैरानी में मैं फिर पहुंचा, मैंने कभी मुझे तो समझना होगा, मुझे पता करना होगा कि मुझे खाना क्या है, क्या नहीं खाना, दवाएं खानी है नहीं खानी। तो एनीवे, तो जब फिर थोड़ा सा हमने इसको स्टडी किया तो हमें आइडिया हुआ कि भाई ये इतनी कोई परेशान कुन चीज नहीं है और रिवर्सिबल है, डिपेंडिंग के क्या क्या आप इसके साथ करते हैं। ये इनिशियल मेरे डेज थे, मैं दवाओं के साथ इसको लेकर चल रहा था, लेकिन फिर इवेंचुअली मैं कुछ महीनों के बाद दवाएं मैंने ऑफ की और फिर मैं थ्रू खाना मैंने इसको रिवर्स किया, और रिवर्स करने के बाद फिर मैं पहुंच गया डॉक्टर साहब के पास और डॉक्टर को मैंने दिखाया। मैंने कहा डॉक्टर साहब देखें ये मैंने किया है। तो डॉक्टर साहब कहने लगे ये कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये हो क्या सकता है, ये तो मैंने इतनी स्टडी की और आपको भी मुझे बताना चाहिए था कि मैं अपने लाइफस्टाइल अगर कंट्रोल करूं तो ये चीजें चेंज हो सकती हैं। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि यार कौन करता है, कोई नहीं करता, सबको पिज्जे खाने हैं, सबको नहारियां खानी है, सबको कोरमे खाने हैं, सबको कुछ करना है, ये सारे काम सबने करने हैं, तो ये कि हमको दवाएं दे देते हैं और बता देते हैं कि भाई इस तरह से इसको मैनेज करना है। तो मुझे बहुत शौक लगा ना, वो अच्छे बड़े डॉक्टर थे कराची के और मेरे फादर को भी देख रहे थे, मुझे बहुत ही शौक लगा। मैंने कहा यार ये क्या बात कर रहे हैं, ये तो कोई इंडस्ट्री है क्या ये। और फिर उस वक्त से रियलाइजेशन मुझे स्टार्ट हुआ कि अरे भाई ये तो वाकई इंडस्ट्री है और इनका काम ही दवाएं बेचना है और इनका काम आपको बचाना नहीं है, इनका काम आपको दवाएं बेचना है। तो इनके ऑब्जेक्टिव जो है ना बड़े क्लियर है। तो और आप जो है क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है इस सब्जेक्ट की, तो ऑब्वियसली किसी ने तो पैसे बनाने हैं इसके ऊपर। तो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है ये पैसे बना रही है। बट इवेंचुअली आगे चलते हैं। तो किसी का कोई सवाल? हेलो, एनीथिंग? नहीं मोहसिन भाई आप कंटिन्यू करें। ऑल गुड। अच्छा, मेरे फादर की डेथ जो लगी ना, वो मुझे लगी बहुत बहुत सून हो गई। और वो इसलिए हो गई कि जैसे जैसे मैं डायबिटीज के बारे में पढ़ रहा था, समझ रहा था, और जिस तरह से मैं रिवर्स कर रहा था, तो मुझे ये अंदाजा ये हुआ कि मेरे फादर ने कभी भी अपनी सेहत के ऊपर ना इतना फोकस नहीं किया था, क्योंकि मेरी मदर जो थी ना वो ओवर फोकस थी मेरे फादर की सेहत के ऊपर। और ये बहुत अजीब सी बात है, बट ये कि ये बात इतनी मतलब क्रिटिकल है, क्योंकि मैं समझता हूँ अगर मेरे फादर का अपनी सेहत पे फोकस होता तो मेरे फादर जो है ना वो इसको रिवर्स कर चुके होते और आज हमारे साथ होते। क्योंकि मेरे फादर कोई बहुत ही खाने का उनको बहुत ज्यादा कोई शौक नहीं था, नारियां बिल्कुल नहीं, बहुत सिंपल खाते थे। लेकिन जो एक चीज मुझे लगती है कि ऑब्वियसली स्ट्रेस शायद वो ज्यादा लेते होंगे और हेरिडिटी भी थी उनको। लेकिन जब दवाएं स्टार्ट हुई और मेरी मदर क्योंकि ओवर फोकस थी उनकी उनकी सेहत के ऊपर, शदीद ओवर फोकस थी उनकी सेहत के ऊपर, तो मेरे फादर ने अपनी सेहत छोड़ दी, अपनी बेगम को दे दी कि भाई तुम मैनेज करो और डॉक्टर्स मैनेज करें। तो उन्होंने जिस तरह से मैनेज होता है वही किया, यानी 33-34 साल की उम्र से वो स्टार्ट हुए और फिर 77 साल की एज तक वो उसको मैनेज करते रहे जब तक, और अपने हिसाब से सोचते रहे कि भाई इसी तरह से होगी। 92 में उनका हार्ट बाईपास का ऑपरेशन भी हुआ, क्योंकि ये सब डायबिटीज के आफ्टर में था ना, यानी जब डायबिटीज होगी तो फिर आपके जो वेन्स हैं वो सुकड़ेंगी तो हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा तो हार्ट बाईपास, ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं। उसके बाद ब्लड प्रेशर है, किडनी खराब होगी, सब। सो वो उनका हो भी हो चुका था। तो अच्छा, हमने ये लिया हुआ था ये इसी तरह से चलता है। तो अब ये जब फादर की मुझे नॉलेज मिली तो मुझे तो इतना 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 दुख हुआ। और आज भी मैं ये लोगों से, अपनी फैमिली से ये कहता हूँ कि अगर मेरे फादर को थोड़ा ध्यान होता, थोड़ा फोकस हो, अगर अपनी इस चीज पे कर लेते तो वो रिवर्स कर सकते थे, क्योंकि उनकी जो विल पावर थी वो कमाल की विल पावर थी। मतलब जिस चीज का वो कर लेते थे कि मैंने करनी है तो वो करके छोड़ते थे। तो उनके लिए तो ये पीस ऑफ केक था इस चीज को रिवर्स करना। हेरिडिटी जरूर थी, बट ये जो मैनेजमेंट थी ना और अवेयरनेस थी, उसकी वजह से मेरे फादर आज हमारे साथ नहीं है। तो इसका मुझे जिंदगी भर अफसोस अफसोस रहेगा। द बिग वाई, जैसे अभी मैंने पीछे मेंशन भी किया कि हमें ये देखना है कि ये हम जो करने जा रहे हैं ये हम क्यों करने जा रहे हैं, है ना।
ये रिवर्स ही करना है क्या, बस बेहतर ही जिंदगी गुजारनी है। अच्छा, तो बिग वाई जो है ना, वो उसमें मेरा सिर्फ फंडामेंटल बिलीफ है, और ये पिछले 10 सालों में स्टैब्लिश हुआ है, वो ये कि जिंदगी जो है ना एक तोहफा है, और ये जो बॉडी है ना, ये किसी की अमानत है। जो जिंदगी आप एंजॉय कर रहे हैं, ये बॉडी मिली है आपको जिंदगी एंजॉय करने के लिए, और ये आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस शक्ल में आपको ये लोन मिला है, उस शक्ल में ये जो लोन है ये वापस जाना चाहिए अल्लाह ताला के पास। तो बॉडी के अंदर आप जो कुछ डाल रहे हैं, वो क्या बॉडी उससे बेहतर हो रही है या खराब? क्योंकि ये बॉडी आपकी है नहीं, ना आपने खुद क्रिएट की है और ना आप इसको बना सकते हैं। तो जब ये काम नहीं कर सकते तो इसको आपको खराब करने का भी राइट नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा फंडामेंटल बिलीफ है अपनी बॉडी के लिए। इसलिए कहता हुआ मैं आपको अजीब लगूंगा कि मैं अपनी सेहत के बारे में शदीद सेल्फिश हूं। मैं जब कहीं जाता हूं तो जब टाइम होता है तो मैं खा लेता हूं, और वो अपनी मर्जी से खाता हूं। यानी वो उठाऊंगा, अगर अगर खाना होगा तो उसमें से मैं बोटियां उठा लूंगा, सलाद उठा लूंगा, दही ले लूंगा, मतलब जो मुझे पता है कि मुझे क्या खाना है। और उस मामले में मैं सज्जी सेल्फिश हूँ। और शादियों में लोग जो है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, बल्कि अब तो खैर आके नाराज भी नहीं होते। लेकिन ये मेरा फंडामेंटल बिलीफ है। तो अगर ये फंडामेंटल बिलीफ अगर आप लोग सोचें इस चीज के बारे में, तो आप कभी भी अपने बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं डालेंगे जिसके लिए वो बॉडी डिजाइन नहीं हुई। क्योंकि अगर वो चीज उस चीज के लिए डिजाइन नहीं हुई भी, तो वो उसको बेहतर नहीं करेगी बल्कि खराब करेगी। तो एक तो ये मेरा वाय है अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने का। दूसरा मेरा वाय जो है वो ये कि खाना जो है वो ह्यूमैनिटी का ना इतना बड़ा स्कैम है। अभी हम थोड़ी देर पहले एक भाई ने जिक्र ये किया कि मौसम भाई आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह शादी जिंदगी को बदल देती है, इस तरह हमें भी अपने सोच को बदलना होगा डायबिटीज को एड्रेस करने के लिए। ये बिल्कुल वही पॉइंट है कि खाना आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट है, और जो जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, इवन यानी जैसे शादी है बेसिक इंस्टिंक्ट है ना, एक खातून चाहिए आपको जिंदगी गुजारने के लिए, सेक्स करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, सब चीजें चाहिए, बेसिक इंस्टिंक्ट है। अब आप देखिए उस इंस्टिंक्ट के चारों तरफ कितनी एजुकेशन है, वो एजुकेशन माशरे को कैसे पकड़ के रखे हुए। अगर उधर एजुकेशन ना हो तो माशरे खराब होंगे, वो भी तो इंस्टिंक्ट है ना आपकी, तो वो माशरे खराब होंगे। लेकिन खाने में क्या एजुकेशन है हमारे पास, क्या नॉलेज है खाने की हमारे पास? बता दिया किसी ने कि जी वीट है सबको खाना चाहिए, चलो जी हजारों सालों से खा रहे हैं। गाय है सबको खानी चाहिए, हजारों साल किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई क्यों गाय क्यों खाए हम, कुछ और क्यों ना खाए। तो वो बहुत सी चीजें जो पीछे से आती जा रही हैं वो हमने ले ली, और लेने के बाद हमने ब्लाइंडली उनको फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद अब आइडिया हो रहा है कि बहुत सारी चीजें जो हैं जो पीछे से आई हैं वो तो क्वेश्चनेबल चीजें, और हमें पूछना होगा उन चीजों के बारे में। फिर कहते हैं कि पुराने जो लोग थे उनको इतनी बीमारियां नहीं होती थी। पुराने लोग जो थे उनकी बहुत सारी चीजें बड़ी फिजिकल थी, नॉलेज प्रोसेसिंग भी बड़ी लिमिटेड थी उनके पास, मोबाइल फोन से नहीं, टेलीफोन्स भी नहीं होते थे, खत और खताबत होती थी, ये सारी चीजें होती थी, तो नॉलेज भी उनको कम मिलती थी। दूसरे ये कि बहुत सारा फिजिकल काम होता था, तो जो भी खाते पीते थे जो भी, तो वो सारा का सारा कंज्यूम हो जाया करता था। अब हम अगर अपने आप को कंपेयर करें उस जमाने के साथ, तो खाना हम उन्हीं का खा रहे हैं, लेकिन लाइफ हमारी ऐसी है कि हम सारा दिन कुर्सी पे बैठे रहते हैं। तो इतना बड़ा मिसमैच है ये, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां खड़ी हुई हैं, खासकर डायबिटीज। तो जैसे अभी देखा हाफ ऑफ द पॉपुलेशन अमेरिका को है, पूरी दुनिया का यही हाल होगा। तो खाना जो है वो एक बहुत ही बड़ा स्कैम है, और स्कैम इसलिए क्योंकि हमारी इग्नोरेंस है उसके ऊपर। अगर आप खाने को पढ़ेंगे और समझेंगे और ये बताएंगे कि उसकी रिलेशनशिप क्या है आपकी बॉडी के साथ, तो ऑटोमेटिकली आप वही चीज अपनी बॉडी में डालेंगे जो खुदा ने क्रिएट करके दी। मैं कभी कभी ये भी कहता हूँ कि खाने में हमें इतनी टेक्नोलॉजी की जरूरत थी नहीं जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी डल गई है। मतलब वो जो है ना रेड वेलवेट केक, वो तो कारपेट बॉम्बिंग करता होगा जब आपके अंदर जाता है क्योंकि उसके जो शुगर कंटेंट है और उसके जो तो मैदा डला हुआ है और उसमें जो चीजें डली हुई हैं वो इतनी खतरनाक है आपकी बॉडी के लिए। लेकिन सबसे पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर केक्स में शामिल है वो रेड वेलवेट केक जो है। तो इसीलिए ये ह्यूमैनिटी का स्कैम है ये, और स्कैम को आप कैसे ट्रीट करेंगे, विथ कॉशन करेंगे। सेम गोज फॉर मेडिसिन। मेडिसिन भी ये सारी की सारी कोई प्रिवेंटिव नहीं है ये।
यानी आपका बॉडी खराब होगी तो हम काम करेंगे, पहले नहीं बताएंगे कि बॉडी खराब ही नहीं करनी। तो प्रिवेंशन पे कोई इंडस्ट्री नहीं खड़ी हुई, प्रिवेंशन छोड़ी हुई है, प्रिवेंशन आपने खुद ही करनी है। तो अगर आपको अपनी जिंदगी की ओनरशिप चाहिए तो आपको प्रिवेंशन खुद ही करनी होगी, खुद ही सोचनी होगी और खुद ही समझना होगा उसको। क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, डॉक्टर्स जितने भी सारे बैठे हुए हैं, तो वो तो रिटेनर्स के ऊपर है। जैसे जैसे वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि जी ये ग्लूकोफोज ले लीजिए, ये मेडिसिन ले लीजिए, ये ले लीजिए, ऑब्वियसली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पैसे बनाएंगी और वही सेट करती हैं HbA1c का भी लेवल। कोई कहता है जी 5.8 ठीक है, कोई कहता है 5.5 ठीक है, कोई कहता है जी 6.1 भी ठीक है। अब ये जो लेवल्स हैं, ये एक एक लेवल से मिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू चेंज हो जाता है। तो डॉक्टर्स जो आपको स्केल दे रहे हैं वो इस हिसाब से भी दे रहे हैं कि जी वो हमें पैसे कितने बनाने हैं आपके स्केल चेंज करने के ऊपर। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये पूछने की और समझने की है। क्योंकि अगर आप पूछेंगे नहीं और समझेंगे नहीं तो इनडायरेक्टली आप अपनी बॉडी के साथ जो है वो ज्यादती कर रहे हैं। मेरा मेरा फर्म बिलीव है डायबिटीज जो है ना वो एक स्लो सुसाइड है, और हमारे मजहब में हराम है सुसाइड। तो अगर आप जानते बूझते हुए भी वो चीजें खा रहे हैं जो आपको पता है कि आपकी जिंदगी कम कर रही हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी खराब कर रही हैं, तो जब ये बॉडी ऊपर जाएगी तो अल्लाह मियां ने ये बॉडी इतनी जल्दी बुलाई नहीं थी जितनी जल्दी आप इसको वापस भेज रहे हैं। तो ये दिस इज स्लो सुसाइड। तो सोचिए कि ये आप ठीक कर रहे हैं या ठीक नहीं कर रहे। अच्छा, कार्ब्स का जिक्र सुना होगा, कार्ब्स 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 कार्ब्स। तो वो सवाल है कि कार्ब जो है वो एक नंबर 1 एनिमी है। इससे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल ये करना चाहूंगा कि मुझे थोड़ा सा बताइए कि डायबिटीज क्या है, मतलब कोई भी बताए कि डायबिटीज है क्या, ताकि हम एक एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन स्टैब्लिश कर लें और उसके बाद फिर हम कार्ब्स पे आते हैं कि कार्ब जो है वो क्या हमारे दुश्मन है या नहीं। कौन बताना चाहेगा? एनीवन? उप्स। मौसम भाई, मेरी अंडरस्टैंडिंग, आसिफ, जी जी आसिफ बताइए। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आपके जो पेंक्रियास हैं वो डैमेज हो जाती है और इंसुलिन लेवल जो है इन अ नटशेल वो कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस खराब हो जाता है, तो आपको डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, जबरदस्त। कोई और ऐड करेगा? आप अच्छी जबरदस्त आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कोई और ऐड करेगा? एनीवन? एनीथिंग वुड गो। मैं समझता हूँ प्रॉब्ली 90% लोगों को दुनिया में नहीं पता कि डायबिटीज है क्या। अच्छा चलें, थैंक यू आसिफ। मैं थोड़ा सा इसको एलॉबरेट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर देता हूं। आप के पास अगर कोई किसी को इसमें करेक्शन लगे तो प्लीज जरूर बताइएगा। दरअसल ये एनर्जी मैनेजमेंट है ना। आप खाना खाते हैं, वो खाना जो है आपकी बॉडी प्रोसेस करती है और प्रोसेस करके आपके सेल्स को देती है और आप फिर यूज करते हैं उसको। सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। अब बॉडी जो भी लेती है वो उसको ट्रांसफॉर्म करती है ग्लूकोज या शुगर में, ठीक है। तो जो आप खाते हैं वो सब शुगर में कन्वर्ट होता है। जो भी खाएंगे आप, कार्ब्स खाएंगे नहीं खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे, जो भी खाएंगे, मिनरल्स खाएंगे, जो भी कुछ खाएंगे वो कन्वर्ट किस में होगा? वो होगा ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। अच्छा, और ग्लूकोज जो है वो फिर रन कहाँ होगा, मतलब नेटवर्क जो है वो कौन सा है? वो ऑब्वियसली आपके आर्टरीज का नेटवर्क है और उसमें ब्लड के थ्रू वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है। अब ब्लड के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें वो जो ब्लड है वो पूरे ऑर्गन्स के पास जाता है और जिस्म के एक हिस्से तक पहुंचता है, और जो वहां सेल्स होते हैं उनको वो ग्लूकोज की शक्ल में जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है और सेल्स फिर उस एनर्जी को यूज करते हैं काम, जो भी काम आपको लेना होता है उससे। अब ये सिस्टम तो बड़ा जबरदस्त बनाया हुआ है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब आप जो है जो चीज यानी ग्लूकोज जो ब्लड में चाहिए वो डायरेक्टली खा रहे होते हैं या डायरेक्टली पी रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोक का एक कोक पी, तो कोक क्योंकि डायरेक्ट शुगर है
तो बॉडी उसको प्रोसेस नहीं करेगी, वो उठा के पूरी की पूरी शुगर को आर्टरी में डाल देगी। अब सिलसिला ये है कि अगर वो आर्टरी में शुगर जाएगी तो एक सर्टेन लेवल के ऊपर अल्लाह ताला ने एक रेगुलेटर ऐड किया हुआ है जिसका नाम है पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज जो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है इंसुलिन। तो जैसे एक सर्टेन लेवल को क्रॉस करेगी वो शुगर, तो पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन देगा, और इंसुलिन की वजह से आपकी जो शुगर है उसका लेवल कम हो जाएगा। तो जब वो लेवल कम रहेगा आपकी आपकी ब्लड के अंदर, तो आपकी जो आर्टरीज हैं या आपके जो ऑर्गन्स हैं उनमें एक्स्ट्रा शुगर नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल ये प्रोसेस है। अब इसमें अगर आप कोई एक ऐसी चीज खा रहे हैं जो कि कोक नहीं है, बल्कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोटीन्स हैं, या अगर कोई आपने कार्ब्स खाए भी है उसमें फाइबर डली हुई है, और जब वो आप खाते हैं तो बॉडी को उसको प्रोसेस करना होता है, बॉडी को उसको कन्वर्ट करना होता है, और जब वो कन्वर्जन होती है तो वो फिर ब्लड में स्लोली रिलीज होती है। तो जो चीज ब्लड में स्लोली रिलीज हो तो पैंक्रियास को इंसुलिन इतनी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब आप डायरेक्ट शुगर खाएंगे तो पैंक्रियास को बार बार इंसुलिन फेंकनी पड़ेगी, और ये वो पैंक्रियास है जो बचपन से लगा हुआ है आपके अंदर, और आप बचपन से कलाकंद और गुलाब जामुन और खीर और शाही टुकड़े और सफेद मैदे की रोटियां और बेकरी के आइटम्स ये खाए जा रहे हैं। तो जो पैंक्रियाज आपको 100 ईयर्स के लिए मिला था, जिंदगी 190 ईयर्स के लिए मिला था, वो बेचारा कोई 30-35 साल की उम्र में थक जाता है, कहता है यार इससे ज्यादा मैं नहीं काम कर सकता। तो जब पैंक्रियाज वीक हो जाता है तो वो इतनी इंसुलिन नहीं निकाल पाता। जब इंसुलिन नहीं निकाल पाता तो ऑब्वियसली शुगर बढ़ती है आपकी। जब शुगर बढ़ती है तो वो खराब करती है आपके आर्टरीज को और ऑर्गन को। तो ये डायबिटीज है जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट है इसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपको फिर पता होगा कि अब मुझे कोई चीज अगर खानी है और अगर मेरी बॉडी उसको प्रोसेस करके आगे बढ़ाएगी तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उसने प्रोसेस नहीं किया और डायरेक्टली उठा के उसने जो है वो नेटवर्क में डाल दिया, तो फिर मेरा जो पैंक्रियाज है वो तो अभी इस स्टेज पे नहीं है कि वो स्पाइक्स को हैंडल कर सके। तो इसलिए आप जब कॉन्शियसली इस चीज को जानेंगे तो आपके खाने पे भी इस पर इम्पैक्ट होगा। तो अब आ जाते हैं हम कार्ब्स के ऊपर। कार्ब्स को कहा जाता है कि ये एनिमी नंबर 1 है, क्योंकि कार्ब्स सबसे ज्यादा जो है वो ट्रिगर करते हैं आपके आपके शुगर लेवल को। अच्छा, कार्ब इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। दो तरह के कार्ब्स हैं, एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कहलाते हैं और एक सिंपल कार्ब्स कहलाते हैं। क्योंकि कार्ब्स की आपकी बॉडी को जरूरत होती है एनर्जी के लिए, लेकिन सिंपल कार्ब्स की आपको जरूरत नहीं होती। ये जो चीजें नजर आ रही हैं आपको, ये सिंपल कार्ब्स हैं। ये डायरेक्टली पूरा ट्रक भर के जाता है शुगर का, और ये आर्टरीज में जो है वो ऑफलोड हो जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में जो होते हैं फाइबर होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स कार्ब को टाइम लगता है प्रोसेसिंग के अंदर। तो ये प्रोसेसिंग को समझ जाइए आप, तो डायबिटीज को आप समझ जाएंगे। तो कार्ब जो है वो 100% एनिमी नहीं है। कार्ब्स आपकी सब्जियों के अंदर भी होते हैं, कार्ब्स आपकी फ्रूट्स के अंदर भी होते हैं, ऑब्वियसली जो ग्रेन्स आप खाते हैं उनमें भी कार्ब्स होते हैं। तो सब कार्ब्स मुख्तलिफ चीजों में होते हैं। बस सिलसिला ये है कि अगर सिंपल कार्ब्स होंगे तो खतरनाक होंगे, और अगर कॉम्प्लिकेटेड कार्ब्स हैं तो वो आपके लिए अच्छे होंगे। अच्छा जी, अब जरा इस चीज पर आ जाते हैं डायबिटीज की के एक तो वो हमने कहा ना कि वो हम ब्लड शुगर कम करना है, ब्लड शुगर कम करना है, फिर हमारा शदीद फोकस हर शुगर वाले का इसी पर हो जाता है कि बस तुम्हारी ब्लड शुगर ठीक है, ब्लड शुगर ठीक है, जबकि आपको पता है कि बॉडी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। जब डायबिटीज हुई है तो साथ में आपको ये भी अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि ना सिर्फ अपने कार्ब्स को ठीक करें बल्कि अपने बाकी चीजों को भी सॉर्ट आउट कर दें जो आपके खाने का पार्ट नहीं रही है पीछे। बॉडी को तकरीबन 3 बड़ी चीजों की जरूरत होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, और पानी। ऑब्वियसली पानी का तो सबको पता है। अब ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा नहीं इसके, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा सेशन, लेकिन हम कोई अलग सेशन इसके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन ये एक फंडामेंटल 3 चीजें हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए। आपको बहुत ज्यादा स्कैरी लग रहा होगा ये जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कार्ब्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, फिर अमीनो एसिड्स क्या हैं उसके अंदर, फैटी एसिड्स क्यों हैं, ओमेगा 3 क्या है, ओमेगा 6 क्या है, मैं स्किप कर रहा हूँ। फिर विटामिन, फिर फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, मतलब
वो विटामिन जो बॉडी के पास अपने होते हैं रिजर्व ले लेती है, फिर रिजर्व करती है और टाइम आता है तो यूज कर लेती है। वाटर सॉल्युबल कौन से हैं, यानी लिए और निकल गए, खाए पिए यूज हुए निकल गए, खत्म, है ही नहीं, तो हर दफा चाहिए उसको, तो वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और किसका क्या क्या काम है, तो उससे आपको आइडिया हो रहा है कि बॉडी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। उसको कैल्शियम भी चाहिए, उसको मेम्ब्रेन भी सॉर्ट आउट करनी है, उसको इन्फ्लेमेशन चल रही बॉडी वो भी सॉर्ट आउट करनी है, मेटाबॉलिज्म को भी देखना है, हार्मोन्स भी देखना है, प्रोटीन का भी सिलसिला खड़ा हुआ है, ये सब चीजें हैं, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्री चल रही है और हमने उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, क्या पेट भर जाए और मजा आ जाए, है ना। तो ये थोड़ी सी उसकी इंजीनियरिंग है बॉडी की, जिसमें उसको ये चीजें चाहिए। मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स कौन से, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, ट्रेस मिनरल्स कौन कौन से, आयरन, जिंक, कॉपर, ये सब। अब ये जब सब देखते हैं तो हम ओवरवेलम हो रहे होंगे, अरे ये कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मैंने कहा अच्छा भाई ये भी चाहिए, अच्छा ये भी चाहिए, आयोडीन भी चाहिए, कॉपर भी चाहिए, ये कहां से मिलेगा ये, और हमें पता ही नहीं कौन से फूड के अंदर कौन से उसमें नहीं है। तो गोइंग बैक टू दिस के वो जो बैलेंस डाइट है ना आपकी, जब आप डायबिटिक होते हैं और शुगर को आप ऑफ करने के चक्कर में होते हैं तो आप अपनी डाइट को जबरदस्त बना लेते हैं, हर चीज जो ना बॉडी के लिए जबरदस्त हो जाती है, क्योंकि उसमें फिर आप बीन्स भी खाने शुरू करेंगे, नट्स भी खाने शुरू करेंगे, फिर उसके अंदर फ्रूट्स भी होंगे, फिर वेजिटेबल्स भी होंगी, फिर मीट भी रॉ होगा। बात ये नहीं है कि आप ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, जैसे अब मैं कहीं गया हुआ था तो कोई मुझसे कहने लगा यार आप तो खाते नहीं है ना, मैंने कहा यार आपको पता है सारा सुबह से लेकर रात तक मैं खाता हूँ, मेरे घर आ जाइए, हमारे हमारे घर में सबसे ज्यादा डिस्कशन अगर किसी चीज का होता है वो खाने का होता है। लेकिन हाँ मैं सिलेक्टिव खाता हूं, मैं ये देख के खाता हूं कि मुझे क्या खाना चाहिए। खाना इस चीज पे नहीं खाया जाता कि जी बिरयानी खानी है, नहारी खानी, नहीं 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 यार, ये आज जो है ना वो हमने कल खाए थे बैंगन खाए थे तो तुरई खाई है, तो ये नहीं खाया, सब्जी ये नहीं खाई बहुत दिनों से, अरे ये फल आए हुए ये लेकर आओ ये खाएंगे हम, तो हमारे ये डिस्कशंस होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो बैलेंस आउट करते हैं, तो हर फल खाना है, हर सब्जी खानी है, हर नट खाना है, हर लेग्यूम्स खाने हैं, हर हर्ब्स खानी है, मेरे पास बहुत सारी हर्ब्स हैं, हर्ब्स खानी है, ये सब चीजें खानी है, क्योंकि बॉडी अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें जो हैं उसके अंदर, ये सारी चीजें जो हमें नजर आ रही हैं देख रहे हैं, ये सब चीजें अल्लाह ताला ने उनके अंदर जमा करके दी हुई। खाना पहले उतारा है अल्लाह ताला ने और इंसानों को शायद बाद में उतारा है, क्योंकि ये सारा चीजें जो है हमारे इस जो ये खाने हैं अल्लाह ताला ने जो बना के दिए हैं उनके अंदर सब मौजूद है। आप लोगों को कोई सवाल, कोई डिस्कशन? No, it's fine. You can carry on. Yes, question I think, I think जी they जरूर, want to get into the chat, but they're not able to get into the group. So जी 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 बोलिए। I think किसी का मैसेज आया कि वो वहाँ वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे, couldn't get in. ओके एक मिनट ठहरेगा, वेटिंग, क्योंकि तो वेटिंग रूम तो खोला हुआ है हमने, हाँ यहाँ तो मेरे पास नहीं आ रहा, लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, मैसेज है, एक मिनट ठहरिएगा। मोहम्मद जीशान मोहम्मद ईशान अब्रार, मैंने लिंक शेयर कर दिया उसके अंदर, क्योंकि मेरे पास तो वेटिंग में नहीं आ रहा कोई भी, मैंने वेटिंग ऑन कर दी थी उसी वक्त, क्योंकि लोग ज्वाइन कर रहे थे ना, तो मैंने कर दिया। ठीक है जी, कुछ कोई और साहब कुछ कह रहे थे, आ गया। हेलो, मैं एक बात कह रहा था, फरहान बात कर रहा हूँ। जी जी बोलिए बोलिए फरहान। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये जो भी आपने जो चीजें बताई हैं इन टर्म्स ऑफ द माइक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल दैट स्टफ, ये अगर आप बाद में उस बेसिकली ग्रुप के ऊपर या कहीं डाल भी देना कि व्हाट ऑल वी टॉकिंग अबाउट, आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल। बिकॉज हो क्या रहा है कि इस वक्त जैसे पहले फार्मास्यूटिकल वाले अपना मंजन बेचते थे, वैसे अब हर्बलिस्ट और हर्बटोलॉजिस्ट जो है वो अपना मंजन बेच रहे हैं, और वो हर चीज के ऊपर ये होता है कि यार ये डायबिटीज कंट्रोल करता है, ये नहीं करता। आई मीन वी हैव आवर लिमिटेड नॉलेज। तो किसी ने मुझे कहा कि यार कैल्शियम और विटामिन B1 जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी है, वो आप जरूर खाएं बोन्स के लिए एंड दिस एंड दैट। सो इस पे अगर आप थोड़ा सा, इफ यू हैव टाइम नाउ यू कैन टॉक अबाउट इट, वरना अदरवाइज इफ यू कैन जस्ट सेंड सम इंफॉर्मेशन ऑन दीज थिंग्स कि यार देखें जो कैल्शियम सबसेट्स हैं वो ये हैं, जो न्यूट्रिशनल चीजें हैं जैसे आपने कहा जिंक है,
या मैग्नीशियम मैं ले रहा हूँ आजकल, which is really helped me. मैग्नीशियम से बहुत मुझे फर्क पड़ा है. रात को आप खाएं, उसकी एब्जॉर्प्शन भी रात को ज्यादा होती है. उसके ऊपर maybe you can shed some light if you have time. Otherwise we can do it at a later नहीं, stage. इस पे हम आई थिंक जनरल टॉक कर सकते हैं, फिर स्पेसिफिकली भी चले जाएंगे. एक तो फरहान, सबसे जो आई थिंक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि ये जो सारी चीजें हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये सारे के सारे आपको चाहिए, सबके सब चीजें चाहिए, लेकिन कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कब कब चाहिए, ये जो है ये वेरी करता है. अब अच्छी बात ये हुई है कि जो ये हमारी लेबोरेटरी इंडस्ट्री है, ये काफी हद तक एडवांस हो गई है. तो बहुत सारी चीजों के तो टेस्ट होते हैं. यानी अभी मैं यहाँ आया तो मैंने अपना B6 B12 का टेस्ट कराया, विटामिन डी का टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं आपके. ठीक है, तो अगर वो आप वहां से स्टार्ट करें ना, सारे टेस्ट करा लें, सब 100% टेस्ट करा लें, और वहां जाके देखें कि यार ये मैं किधर खड़ा हुआ, तो उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि भाई मैं इधर खड़ा हुआ हूं, तो मैं ये खा रहा था, तो उसकी बेसिस पे मैं यहाँ तक पहुंचा हूं. अब मुझे आगे जाना है तो मुझे विटामिन डी रोज लेनी होगी, या मुझे ये B6 के लिए मुझे ये लेना होगा, या B12 के लिए ये लेना होगा. अब इसमें सिलसिला ये है कि अगर ये चीजें आप मतलब अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजों से, मतलब फलों से, सब्जियों से, नट से, इनसे लेते हैं ना, तो जो एब्जॉर्प्शन है उन चीजों का, वो 100% एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि वो डिजाइन आपके लिए हुई हुई है. ये जो सप्लीमेंट्स है ना, ये सप्लीमेंट जो है ना, ये तो सेकेंडरी पार्ट है. कि नहीं, आपको लग रहा है कि भाई ये मेरा खाना पीना चल रहा है, इस खाने पीने के अंदर ये मेरी डेफिशिएंसीज कुछ हैं, तो चलो मैं इसको रिकवर करने के लिए, जैसे फर्ज करें विटामिन डी है, खासकर खवातीन में पाकिस्तान में काफी कम होता है, क्योंकि ज्यादातर जो सोर्स है विटामिन डी की वो सूरज है, और वो भी सुबह का सूरज कहते हैं कि 12 बजे से पहले का जो सूरज है उसमें ठीक ठाक विटामिन डी होती है. तो वो वाला क्योंकि हमारा है कि जी वो बाहर निकलते नहीं है और वो एब्जॉर्ब नहीं करते, तो विटामिन डी अगर वैसे नहीं कर रहे तो फिर सप्लीमेंट ले लीजिए मजबूरी में, लेकिन जितना नेचुरली लेंगे उन चीजों को, इतना ज्यादा आपको होगा फायदा. और दूसरा ये जो जैसे हर्ब्स हैं, अब जाए आप हर्ब्स की डेफिनेशंस पढ़ लें, जैसे रोजमेरी है, या ओरिगेनो है, या सेज है, ये इस तरह की जितनी हर्ब्स हैं, ये सिनेमन है, ये अब ये हर्ब्स भी जब आप इनको पढ़ेंगे तो उसकी उन सब के इफेक्ट्स लिखे हुए हैं कि किस किस चीज को वो करती है, क्या कहते हैं, इम्पैक्ट करती है. तो यहाँ पे भी ये है कि आपने कोई ओवरडोज नहीं करना. फर्स्ट करें आपने कोई, जैसे ये कहते हैं एप्पल साइडर, जी सॉरी, while we're on this, एक चीज और ये है कि यार मुझे ये लगता है कि a lot of the research that you find on the internet is based on people who are living in the US or Europe, और वो हमारी बॉडी कंडीशंस, हमारी वेदर कंडीशंस उससे बहुत डिफरेंट होती हैं. सो बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि वो मैं पढ़ तो लेता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यार वो it may not be suitable for people living in our part of the world, or it may not be suitable to our body types or our lifestyles. ये मिथ है या मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है? मुझे लगता है कि यार वो जो अमेरिका में वो बंदा के ऊपर है रिसर्च, इस पे थोड़ा सा मुझे नहीं, बड़ा जबरदस्त सवाल आपने किया है, क्योंकि वो हम इस चीज पे सोचते हैं कि भाई वहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, रेलेवेंट कैसी है. आई थिंक ये बिजनेस स्टडीज के में भी होता है कि जब कोई स्टडी हम बाहर की पढ़ रहे होते हैं, US UK की, तो हम कहते हैं यार ये पाकिस्तान से कितनी रेलेवेंट है ना. ये वो वाली बात आपने की है. तो आई थिंक एक तो फंडामेंटल चीज ये कि जो खाना है वो तो, क्योंकि सब इंसान है, राइट, तो फंडामेंटल जो खाने की रिक्वायरमेंट है वो इसके ऊपर है, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है. अब चीज वेरी ये करती है कि आप जिस इलाकों में रहते हैं वहां पे अवेलेबिलिटी क्या है. मतलब फर्ज करें जैसे आप ठंडे इलाकों के अंदर रहते हैं, तो आपको ठंडे इलाकों के हिसाब से अपने खाने को थोड़ा सा चेंज करना होगा, ताकि वो वो जो फायदे हैं आपको, वो ठंडे इलाकों वाले आपको फायदे हों. तो आई थिंक वेदर का इंपैक्ट जरूर होता है, लेकिन फंडामेंटली खाने का जो सिलसिला है कि आपका खाना क्या होना चाहिए, क्योंकि बॉडी के हमारे ऑर्गन्स और उनके ऑर्गन्स सारे सब एक ही जैसे हैं, तो खाने में तो इतना डिफरेंस नहीं होता जितना बाकी चीजों में हो सकता है, क्योंकि वो तो चीज आप अपने अंदर डाल रहे हैं ना, और वो भी डिपेंड करता है कि आपके लोकली वो क्या चीजें अवेलेबल हैं. अब पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर हम कहते हैं वो जो पपीता अवेलेबल है कराची का, जबरदस्त पपीता है, और वो पपीता जो है वो, क्योंकि आप कराची में रहते हैं, वो पपीता भी कराची में होता है, तो आपको अगर कराची में रह के कराची का पपीता ही खाना चाहिए. आप अमेरिकन पपीता नहीं खाएं, क्योंकि उसमें सर्टेन चीजें कम होंगी. सो आई थिंक वो ये रेलेवेंसी इसके साथ कनेक्टेड है कि आप जो लोकली चीजें अवेलेबल हैं वही सबसे ज्यादा यूटिलाइज करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस जमीन पे वही चीजें पैदा की हैं, आप भी वहीं रहते हैं, तो उसके साथ कनेक्टेड है. लेकिन फंडामेंटल फूड इज द सेम.
This is my understanding. Obviously, I'm not saying this is right, but this is my understanding. कोई और सवाल? By the way, दोनों बड़े अच्छे सवाल थे. फरहान, thank you. Thank you for that clarity. डन. अच्छा, अब हम आ जाते हैं, हमने ये वाली डिस्कशंस कर लिया. अब हम आ जाते हैं, स्टॉप थिंकिंग योरसेल्फ एज अ विक्टिम. अरे हाय मुझे हो गई है, बस मेरे वाले साहब को भी थी, इनको भी थी. तो वो जब हम आइसोलेट नहीं करते थे, अरे ये तो इसको तो डायबिटीज हो गई है भाई. जैसे अभी हमने स्टैट्स पीछे देखे हैं, अगर इनको नहीं है जो ये कह रहे हैं तो उनको पता नहीं है या इनको होने वाली है. क्योंकि जितनी शुगर चारों तरफ मौजूद है, जितने कार्ब्स चारों तरफ मौजूद हैं, ये मौजज़ा ही है कि लोगों को डायबिटीज नहीं हुई. मौजज़ा ही है. तो ये अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली जो है वो उससे सफर ना करे, तो अपना किचन बदलिए, अपनी ग्रोसरी चेंज कीजिए. जब तक ग्रोसरी चेंज नहीं होगी, किचन चेंज नहीं होगा, ऑन योर ओन हम इस चीज से फाइट नहीं कर सकते. क्योंकि ये सिलसिला ही सही खाना खाने का है, परहेजी खाना खाने का नहीं है. जो आप खा रहे हैं वो परहेजी नहीं है, जो दूसरे खा रहे हैं वो खराब खाना खा रहे हैं. तो जो आप जब खाने को बदलेंगे और सब लोग जो है उसी तरह का खाएंगे, तो सब लोगों की ये जो डिजीज है ये डिले हो जाएगी और उनकी लाइफ बेहतर हो जाएगी. मैंने पहले शेयर नहीं किया, लेकिन जब से मैंने अपना ये लाइफस्टाइल चेंज किया, खाना चेंज किया, मेरी नींद मैक्सिमम 6.5-7 घंटे की हो गई है. उससे ज्यादा मैं सो ही नहीं सकता. मैं सुबह 100% फ्रेश उठता हूं, ज्यादा एक्टिव हूं, ज्यादा एनर्जी फील करता हूं, थकता कम हूं, बीमार कम हुआ हूं पिछले 10 सालों में. और फर्क क्यों है? क्योंकि वही खाना जब सही गया है तो उसने इम्यून सिस्टम पे भी इंपैक्ट किया, मेरी लाइफ को भी बेहतर किया, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बेहतर किया. तो वो सिर्फ शुगर आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने का नाम नहीं है, बल्कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बेहतर करने का नाम है. और मेरे पिछले 10 सालों में मैं समझता हूं कि मेरी जो इवन सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो भी बहुत बहुत बढ़ गई है. एक्टिवनेस ज्यादा बढ़ गई है. मैं ज्यादा हम ज्यादा सेक्स करते हैं अब, यानी पिछले 10 सालों के अंदर. तो ये सब चीजों के साथ एक चीज कनेक्टेड है. और ये सिर्फ शुगर को कम करने का सिनेरियो नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ को बेहतर करने का सिनेरियो है. और उसमें था कि वी हैव नो राइट. बिल्कुल, अगर आप सफर कर रहे हैं, परेशान है इसके बारे में, एहतियात नहीं कर रहे हैं, दवाएं ले रहे हैं, तो दवाओं के ऊपर बात करते हैं. आई थिंक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मेरे फादर की डेथ इस वजह से हुई क्योंकि वो पिछले 50 सालों से दवाएं ले रहे थे. अगर वो दवाएं नहीं ले रहे होते और उन्होंने इसको मैनेज किया हुआ होता, तो वो हमारे साथ जिंदा भी होते, हमारे साथ भी होते, और साथ में उनकी किडनी भी खराब नहीं होती. क्योंकि आप लोगों को आई थिंक ये पता होगा कि जो भी आप दवाएं खाते हैं, सबसे पहले वो किडनी खराब करती हैं. और जब आप 50 साल तक दवाएं खाएंगे तो आपकी किडनी की क्या हालत होगी. क्रिएटिनिन लेवल उनका खराब था, शदीद खराब था, और इंतजार कर रहे थे कि थोड़ा बेहतर हो तो हम इनकी एंजियोप्लास्टी करें. 2017 की बात बता रहा हूं मैं आपको. तो जो दवाएं हैं वो आपकी जिंदगी को किसी और तरीके से कम कर रही हैं. वो आपके उसको तो कम बेहतर कर रही हैं, ऑब्वियसली ग्लूकोफेज वगैरह वो बेहतर कर रही हैं उसको, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो आपकी किडनी पे करेगी. और डायलिसिस का सुनते होंगे आप, वो डायलिसिस पे चले गए, डायलिसिस पे क्यों गए? क्योंकि वो दवाएं खा रहे थे और किडनी खराब हो रही थी उससे. तो ये इसको मेडिसिन के थ्रू मैनेज करना जो है वो कोई खास अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होगी, आपकी किडनी आपकी वेयर आउट कर जाएगी, और इवेंचुअली फिर जब आगे तक बात जाएगी तो बहुत बहुत खराब बात होगी. तो अब ये जो पॉइंट है कि हमारे पास जब नॉलेज आ जाती है तो हमें अपना बिलीफ सिस्टम पे काम करना है. हमें ये देखना है कि बॉडी जिसकी चीज के लिए बनी है हम वही खाना खाएंगे, दूसरों को भी यही बताएंगे, ग्रोसरी भी हम वैसी लेकर आएंगे,
हर शादी में जाके यही बात करेंगे कि भाई मत खाओ, खराब चीज है, बीमार हो जाओगे। और फिर जब ये चीजें हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे चारों तरफ जो लोग हैं वो भी बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजारेंगे और ज्यादा जिएंगे। क्योंकि कोई रीजन नहीं है कि जब लोग की डेथ होती है और फिर हम लोग रो रहे होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं और हम कहते हैं इनको 20 साल से डायबिटीज थी, 30 साल से डायबिटीज थी, ये दवाओं के ऊपर थे और ये थे, तो हम समझते हैं कोई बात ही नहीं है, ये तो कोई मसला ही नहीं है, तो होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? अगर वो दवाओं पे नहीं होते और उन्होंने मैनेज की होती अपनी, तो आज जिंदा होते ना हमारे साथ, हम रो तो नहीं रहे होते। तो ये उस चीज का डिफरेंस है। तो हमारे पास कोई राइट नहीं है अपने चारों तरफ लोग, बेगम, बच्चों, पेरेंट्स, भाई बहन को तकलीफ देने का, क्योंकि हम अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते। हम डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर सकते अपने दिमाग के थ्रू, किसी और चीज के थ्रू नहीं, अपने दिमाग के थ्रू। सो वी डू नॉट हैव दैट राइट। और जितना खाना आप जानेंगे इतना ही आप ज्यादा जिंदा रहेंगे और इतना ही अपने बच्चे भी आपके ज्यादा जिंदा रहेंगे। एंड आई थिंक दैट्स इट। आई थिंक आई एम डन। अब हम सवालों के लिए खुले हुए हैं। अब जिसने कोई सवाल करने हैं तो वो प्लीज फील फ्री, और कोई स्पेसिफिक केस हो तो फिर हम बाद में 1-to-1 अरेंज कर लेंगे उसके साथ। मौसम में जी, खाने के ऊपर फोकस था इसमें, नो डाउट, क्योंकि डाइटरी डिजीज है। और जो मैंने रिसेंट अभी थोड़ा सा देखा कि मेन आपका जो डायबिटीज पैंक्रियास से तो इशू है, लेकिन आपका फैटी लिवर, मोस्ट ऑफ द पीपल जो मुझे पता है उनके पहला साइन आता है कि आपका फैटी लिवर है। और फैटी लिवर के बाद कुछ अरसे, साल 2-4, डिपेंड ऑन कि कितना अरसा आप लगाते हैं, आपकी डायबिटीज हो जाती है। क्योंकि वो हैंड इन हैंड आपकी जो है वो काम करते हैं ना। आपका जो मतलब जो जितना मैंने सुना और जो मुझे समझ में आया कि फूड डाइट के ऊपर कंट्रोल का मेन टॉपिक था, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मतलब आप उसके अंदर रूटीन फॉलो करते हैं कि ये चीजें खानी चाहिए, ये अवॉइड करनी चाहिए, रोटी नहीं खानी चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, उस तरह कुछ स्पेसिफिक चीजें आपने फॉलो की, वॉक डेली करनी चाहिए, या इस तरह कुछ आप गाइड कर सकें? जी जी जी, नहीं, ये दरअसल मैं सोचा था कि अगला मैं सेशन करूंगा, उसमें मैं पूरा एक आपको कि वो डेली रूटीन क्या है, वीकली रूटीन क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज की हुई है, वो फिर क्योंकि वो थोड़ा सा एक अलग टॉपिक है और वो बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है। मैं बिल्कुल नेक्स्ट सेशन अरेंज करते हैं इसके। जी, किसी और का कोई सवाल? स्लाइड थोड़ा पीछे कर सकते, थोड़ा सा मैं मिस कर गया, मैं थोड़ा सा जी जी देना चाह रहा था इसमें। फैमिली के बारे में आप क्या कह रहे थे कि उसमें मैं ये कह रहा था फैमिली में कि आप ये चीज ना फील करें कि आप कोई विक्टिम है अगर आपको डायबिटीज हो गई है। तो जनरली यही होता है कि अरे इनको तो डायबिटीज हो गई, यार इनको डायबिटीज हो गई, इनको ये परहेजी खाना दे दो, इनको ये दे दो, अच्छा इनके लिए तो ये बन रहा है, उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे पता नहीं क्या हो गया है उस चीज को। तो मेरा पॉइंट ये कि बात इसलिए कि ये सब लोगों को या तो अल्लाह ना करे है लेकिन उनको पता नहीं है, दूसरे या फिर ये हो जाएगी जो आप लाइफस्टाइल स्टॉक फॉलो कर रहे हैं। जो आपकी ग्रोसरी का जो बैग आता है उसके अंदर जो चीजें पड़ी हुई हैं वो कैसे डायबिटिक लोगों को नहीं बनाएंगी, क्योंकि वो बनी इसीलिए है कि भाई तुम खाओ, मजे करो और डायबिटिक हो जाओ। तो मेक इट अ फैमिली थिंग। अपने घरों में बताइए, बच्चों को अवेयर कीजिए, बेगम के साथ बात डिस्कशन कीजिए, उनसे कहिए यार हमें तो अपना खाना बदलना है पूरा। जब तक अगर हम खाना नहीं बदलेंगे तब तक ये डिजीज से तो हमारी जान नहीं छूटती। और अगर आप खाने बदलने को मतलब जनरली कुछ लोग अगर खाने बदलने को तैयार नहीं है तो फिर प्रिपेयर रहें कि फिर लाइफ मुश्किल होगी, तकलीफ दे होगी। और फिर लोग कहते हैं कि यार ये तो इतना महंगे मिलता है, अब सुपर फूड खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो। मैं कहता यार ये बीमारी की जो पैसे हैं ये भी तो कभी कैलकुलेट की है कि बीमारी पे कितने पैसे खर्च होंगे, और स्ट्रेस टेंशन अलग। तो ये पॉइंट था इसके ऊपर कि मेक इट अ फैमिली थिंग। अपनी फैमिली का जो टेबल है आपकी, उस टेबल का खाना चेंज कीजिए, अपने किचन की ग्रोसरी चेंज कीजिए। जब वो चेंज होगा, और ऐसा ऐसा होगा, एकदम से नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन एक दफा जब चेंज हो जाएगा तो वो फिर एक कॉमन चीज होगी। जो कॉमन चीज होगी तो रूटीन हो जाएगा और फिर लोगों को कम डायबिटीज होगी। जी सॉरी, इसमें जब ब्लड शुगर की बात कर रहे थे, जी जी, वो क्या जो नॉर्मली जो रेंज बताइए 100-105 की रहता है, मतलब प्री डायबिटिक के लिए,
आप कहते हैं कि उससे मेंटेन करने का फायदा नहीं है जब तक हम कार्ब्स के ऊपर ना काम करें, या ब्लड शुगर का आप किस तरह उतारे थे? नहीं, मेरा देखिए ब्लड शुगर का मेरा पॉइंट है था कि हम सिर्फ जब हम डायबिटीज होते हैं ना तो हम सारा ध्यान इस पर होता है कि हमारी ब्लड शुगर कम रहनी चाहिए, हमारा सिर्फ ध्यान उसकी चीज पर होता है। मेरा पॉइंट यहाँ पे था कि जी सिर्फ इस चीज पे ध्यान ना दें, बल्कि इस चीज पे ध्यान दें कि ब्लड शुगर तो कम करनी ही करनी है, बट साथ में बॉडी की जो पूरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी साथ में फिल कीजिए ना। उसकी जो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सब चीजें बॉडी को दीजिए। ये अपॉर्चुनिटीज लीजिए कि मुझे डायबिटिक हो गई है, ब्लड शुगर तो मैं कम करूंगा ही करूंगा, बट साथ में अपनी बॉडी को जिन जिन चीजों की, मिनरल्स की जरूरत है, विटामिन की जरूरत है, इन सब की जरूरत है, वो भी मैं साथ ही पूरी करूंगा। जब मैं ये साथ पूरी करूंगा तो मेरी ओवरऑल जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाएगी, मेरा विजन अच्छा हो जाएगा, मेरी स्किन अच्छी हो जाएगी, मेरी बोन्स अच्छी हो जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो मैं खा रहा था, अल्लाह जाने मैं क्या खा रहा था, मैं तो शीरमाले और नारियां और पता नहीं क्या क्या खा रहा था, जो कि तो मुझे मेरी बॉडी को खराब कर रहे थे। लेकिन जब मैं अपना खाना चेंज करूंगा अपना, तो हर चीज मुझे जब मिलेगी तो मेरी बॉडी चेंज हो जाएगी, मेरी बॉडी का रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा, मेरे एनर्जी लेवल चेंज हो जाएंगे, मेरी जो मेंटल अलर्टनेस है वो चेंज हो जाएगी। शुगर जो है वो तो आपके दिमाग, ये जो मेरा मूड है ये बड़ा वॉलेटाइल होता था शुगर जब 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 मुझे नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद तो स्टेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि जो एनर्जी रिलीज होती है, राइट, इस सारा गेम एनर्जी रिलीज होने का है कि ब्लड में एनर्जी कैसे रिलीज हो रही है। तो ब्लड में एनर्जी अगर एकदम से जाएगी तो एकदम हाइपर कर देगी आपको, और अगर एनर्जी जो है वो बिल्कुल नीचे चली जाएगी तो बिल्कुल जीरो के होके बैठ जाएंगे। तो मूड स्विंग्स जो थे वो कम हो गए इसकी वजह से, क्योंकि अब ज्यादातर जो चीजें हम खाते हैं वो ब्लड में आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती हैं तो मूड भी उसी हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है। तो मूड स्विंग जो लोगों में नजर आते हैं वो मूड स्विंग इसी वजह से नजर आते हैं, क्योंकि पीछे जो आपकी एनर्जी जो रिलीज है वो शार्प हुआ है। कोक के बाद आपको लगेगा पता नहीं मैंने क्या करना है, और थोड़ी देर बाद कोक के ऐसा लगेगा कि कुछ किया ही नहीं है और दोबारा कोक पीनी है। शुगर तो क्रेव करती है ना, जितना शुगर खाएंगे इतनी क्रेविंग होगी, और अगर क्रेविंग बंद कर देंगे शुगर की आप, तो क्रेविंग उसकी जो है वो खत्म हो जाएगी शुगर की। आपने देखिए इसका बैकग्राउंड दे दिया हमें, हम चाहेंगे कि जिस तरह ये आसिफ भाई ने सॉल्व किया कि हम बड़ी स्पेसिफिक हो जाए, ताकि इजीली हम अपने आप को मेंटेन कर पाए ना चीजें जो बता रहे थे। तो इंशाल्लाह आप जी बिल्कुल, वो मैं एक आपके साथ ना रूटीन अपना शेयर कर देंगे इंशाल्लाह, एक सेशन अगला करते हैं उसमें रूटीन पे बात करेंगे कि सुबह ब्रेकफास्ट क्या करते हैं, फिर हम लंच क्या करते हैं, फिर आफ्टरनून क्या होता है, बीच में स्नैकिंग होती है, स्नैक्स क्या क्या लेते हैं, फिर वीक में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्या चीजें खानी है, फिर एक्टिविटीज क्या है। मतलब मैं अभी रिसेंटली स्टार्ट की बास्केटबॉल अपने बेटे के साथ, तो वो एक्टिविटीज क्या है, हम वॉक मैं कितनी करता हूँ, तो ये सारी चीजें मैं अपने साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हम करते हैं प्लान, तो उसमें मैं फिर स्पेसिफिक्स पे चला जाऊंगा। लेकिन जब तक हम अपना बिलीफ सिस्टम डायबिटीज के बारे में नहीं चेंज करेंगे और अपने आप को विक्टिम समझेंगे और स्ट्रेसफुल समझेंगे, तब तक ये एड्रेस नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे यार ओ मुझे डायबिटीज हो गई, ओ मजा आ गया भाई, डायबिटीज हो गई, जबरदस्त काम हो गया, चलो, तो ये मुश्किल काम है लेकिन एक दफा हो जाएगा तो बस फिर तो आप तो रोल मॉडल बन जाएंगे ना। अब घर वाले मेरे सारे में इतनी कहते यार ये तुम क्या कर सकते हैं, मतलब उन्होंने जबरदस्त काम किया है। तो अब ये वाली चीज यही है कि ये जबरदस्त काम किया है, लेकिन ये तो फैमिली को इम्पैक्ट होना चाहिए, उनकी लाइफ बेहतर होनी चाहिए, अपने दोस्तों की लाइफ बेहतर होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने सोचा कि एट द एज ऑफ 50 ये फिर जरा शेयर की जाए नॉलेज जो पीछे 8-9 साल से घर में चल रही थी। सर अगली 18 और 19 तो शेयर कर ली ताकि उसको मैं देखना चाहता हूँ। स्लाइड नंबर देखिए 18-19 का भी वही सिलसिला है, कोई डिफरेंट सिलसिला नहीं है। आपका कार्ब्स इनटेक हाई है, सिंपल कार्ब्स आप ज्यादा खाते हैं, सारा दिन खाते हैं, आपका पैंक्रियास बेचारा थक गया, वो बेचारा इतनी इंसुलिन नहीं बना पा रहा। स्पेसिफिक केस ऑब्वियसली डॉक्टर्स बताएंगे आपको, वो तो कि वो केस किस तरह का है, लेकिन जनरली जो केस है वो यही है, बहुत शुगर है आपके खाने में। हर डब्बा जो लेकर आते हैं ना, पैक डब्बे पैक को इस सब भरे पड़े शुगर से। इवन यानी सीरियल के वो जो नॉर्मल सीरियल होगा, यहाँ पे इवन एसडा के अंदर में जाऊं, हर में शुगर है, और शुगर के इतने नाम है कि पकड़ना मुश्किल है कौन सी है कौन सी नहीं है। इवन जो ये आती है हमारे पास, अभी हम एक लाए प्रोटीन ब्रेड,
हमने कहा जरा प्रोटीन ब्रेड ट्राई करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम चाह रहे थे कि ग्रेन्स थोड़े से कम हो हमारे और प्रोटीन बढ़े। उसके अंदर भी उन्होंने शुगर डाली हुई है। तो शुगर तो क्लास 1 ड्रग है, बस बताया नहीं है किसी ने। और अगर क्लास 1 ड्रग नहीं है तो जरा छोड़ के देख लें 2-3 हफ्ते के लिए, छोड़ के देखिए क्या होता है आपके साथ। आप मुसीबत पड़ जाएगी आपको, शुगर छोड़ना जो है आसान काम नहीं है। आप लोगों में से किसी ने ट्राई किया है शुगर छोड़ने का? वैसे मतलब जो आप में से किसी मोहसिन भाई मैंने ट्राई किया। अस्सलाम वालेकुम, निशान बात कर रहा हूँ। मैं जनवरी में हुआ था प्री डायबिटिक डायग्नोस, और मैंने जो है ना इंटरमिटेंट फास्टिंग की थी, प्रोलॉन्ग फास्टिंग। तो उससे ये है कि मैंने अपने HbA1c को ओवर 3 मंथ्स जो है वो नॉर्मल रेंज में लेके आया था। उसमें मैंने ऑलमोस्ट शुगर कट की थी, ऑलमोस्ट, यानी कह लें कि महीने में मैंने शायद 1-2 दफा खाई होगी, इससे ज्यादा नहीं। फील क्या किया उसके बाद 3 महीने के बाद? यार जिंदगी में ऐसे लगा कि अपने साथ जो है ना सबसे, ये मेरी बेस्ट जिंदगी, यानी मैं ऑलमोस्ट अब 40 को टच होने वाला हूँ, लेकिन दैट वाज द बेस्ट 3 मंथ्स ऑफ माय लाइफ। द फीलिंग इज म्यूचुअल जीशान, एग्जैक्टली सेम फीलिंग है मेरी और आपकी जब मैंने ये छोड़ी थी। मतलब अच्छा, वो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। मैं आपका ना एक, मुझे नहीं पता अभी कितना टाइम है आपके पास मजीद, या हम दोबारा भी कनेक्ट कर सकते हैं। हो गया, टाइम अप हो गया, 5 बजे। लेकिन एक लास्ट में बस चाह रहा हूँ, आप एक कमेंट कर दें, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपका क्या व्यू पॉइंट है? क्योंकि 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक वो कहते हैं कि जो आप छोटे मील्स खा लें, कंट्रोल करें, और एक स्कूल ऑफ थॉट है जैसे एरिक बर्ग वगैरह को आपने सुना होगा, उस तरह की और बहुत सारे हैं। डॉक्टर खालिद जमील भी हैं पाकिस्तानी, तो मुझे एक ही मिले हैं उस माइंडसेट के। तो ये लोग कहते हैं कि आप ईटिंग विंडो थोड़ी देर के लिए ओपन करें और उसमें आप हेल्दी चीज़ों से स्टार्ट करें खाना। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट चीज़ थी जो मेरे ऊपर इसका इफेक्ट हुआ था, यानी इसने काम किया, जिसकी वजह से मैंने विद इन 3 मंथ्स 15 kg वेट भी लूज किया, अपनी डायबिटीज भी रिवर्स की, और अल्हम्दुलिल्लाह वेट साइज भी मेरा कम हो गया। तो दैट रियली वर्क्स फॉर मी। आपका इसमें क्या स्टडीज हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है आपने काफी देर से इस पे जो है काम करते हुए आ रहे हैं। यार देखें, मेरा थोड़ा सा जो फोकस है ना वो ह्यूमन ब्रेन के ऊपर भी काफी है। हमारी यानी साइकी और ब्रेन और काम कैसे करता है और क्या करता है। ऑब्वियसली अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गलत बताऊंगा या सही बताऊंगा, लेकिन मैं समझता हूँ जो इंस्टिंक्ट है ना, इंस्टिंक्ट जब बढ़ेगी ना तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जैसे फर्ज करें आपने खाना बहुत देर बाद खाया, अब जब खाने पे आप बैठे हैं ना और खाना रखा हुआ है, मेरे साथ तो हमेशा ये होता था कि मैं हमेशा ज्यादा खाऊंगा, मैं हमेशा ज्यादा खाऊंगा, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पीछे एक्सपीरियंस यही रहा। इवन रमजानों में भी यही होता था कि जब हमारा इफ्तार होते थे और जब हम बैठते थे तो इतना खा लेते थे कि जाके सो जाया करते थे। अब आप सोचें कि क्या हालत होती होगी, खाया और सो गए तो डायबिटीज कहाँ पहुंचती होगी ना उस वक्त अगर थी तो। तो मैं जो हूँ ना वो ये छोटे वाले उसके ऊपर हूँ कि सुबह आप उठें और फिर आप पॉकेट्स में खाएं, और पॉकेट्स में जब खाएं आप सारा दिन, क्योंकि मैंने जैसे मैनेज किए वो पॉकेट्स के थ्रू किए, मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं किए, क्योंकि मुझे लगता है हर एक आदमी डिफरेंट है। मुझे लगता है कि मैं तो जब अगर इंटरमीडिएट फिट करूंगा और मैं जब बैठूंगा तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा वो अपना मील साइज को कंट्रोल करना। और मेरा इस वक्त मील साइज जो है ना वो बहुत ही छोटा मील साइज है। आपका कितना कैलोरीज इंटेक है पर डे का? यार मैं कैलोरीज का नहीं देखता, क्योंकि आप क्वालिटी ऑफ फूड को देखते हैं? मैं क्वालिटी ऑफ फूड को देखता हूँ, और मैं अपने वेट शेट पे भी नहीं हूँ इसमें कि मेरा वेट कम हो गया, मेरा वेट बढ़ गया, मुझे बढ़ाना है, कम करना है। ना मुझे तो मेक श्योर ये करना है जो इंग्रेडिएंट हैं बॉडी के लिए बने हुए हैं, क्या वो मैं सही खा रहा हूँ, वैरायटीज के अंदर मौजूद है, सारे फल खा लिए, सारी सब्जियां खा ली, प्रोटीन का इंटेक कितना था, मेरा दिन का कितना प्रोटीन है, कार्ब्स का ना रेशो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो देखता हूँ, मैं कैलोरीज बिल्कुल नहीं देखता। और ऑब्वियसली क्योंकि मेरा डेली कोई ना कोई एक्टिविटी है, वॉक है, बास्केटबॉल है, वो बॉक्सिंग ग्लव्स भी लेकर आ गए हैं, बॉक्सिंग वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी है, तो आई एम हैप्पी। तो मैं इस कैलोरीज वाला और इंटरमीडिएट फास्टिंग वाले को मैं फॉलो नहीं करता हूँ।
आपको कांटेक्ट करने का क्या तरीका है? आपको कोई ईमेल आईडी, व्हाट्सएप व्हाट्सएप यार बस मुझे मुझे नहीं पता आपका व्हाट्सएप, अगर आप group पे मेरा share कर मैं दें। अब इस पे डाल देता हूँ व्हाट्सएप। मैं आपके साथ कोई एक स्केड्यूल करूंगा सेशन ना आपका जरूर भी, जरूर प्लीज प्लीज तो प्लीज मुझे भी discuss सीखने मिलेगा आपसे, something बहुत जबरदस्त different। बातें आपने रिवर्स की है। ये क्या कहते हैं वॉरियर्स है ना ये सारे के सारे हमारे। जी जी बिल्कुल, ये भी सर ये जिहाद है। मैं आपको एक बात बताऊं, यू आर डूइंग गुड जॉब, ग्रेट जॉब। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी, और ये इज अ बिग थिंग यानी व्हाट यू आर डूइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द पीपल। यार देखें पता है क्या होता था, जब मैं कभी किसी के उसमें जाता था ना, जनाजे वनाजे के अंदर ना, जी। यकीन कीजिए जब मैं वहां के बैठता था ना और जब उनसे डिस्कशन कर रहा होता था, तो हम यानी लोग आधे हुए हैं, रो रहे हैं और ये हो रहे हैं, सब शदीद दुख के अंदर है। सही। और फिर जब आप पूछो डिस्कस करो कि क्या था वो था, तो सेम स्टोरीज, सेम Exactly. स्टोरी। लोगों ने मौत को डायबिटीज के थ्रू या हार्ट के थ्रू ऐसा ले लिया है कि इनवाइट सबको कर होगी, लिए। सबको Exactly. होगी और सब मरेंगे। ये कैसे एक्सेप्ट कर लिया है लोगों ने? तो मेरे बिल्कुल। लिए टोटली अनएक्सेप्टेबल था कि मेरी मौत जो है वो मेरी जहालत की बेसिस पर है। सुभान अल्लाह, एग्री, सिंपल सी बात। टोटली, बिल्कुल सही, बस। वी आर टोटली अलाइंड। बस ग्रेट ग्रेट यार, आई थिंक टाइम हो गया आपका भी, मेरे भी। जी जी बिल्कुल हो गया है। कोई एक सवाल आखिरी अगर कोई करना चाहे, और अगर तो वो हम का जवाब दे देते हैं, फिर इंशाल्लाह अगला सेशन प्लान करते हैं। और कोई भी फीडबैक जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन की डेट अनाउंस कर दीजिएगा कब तक होगा। यार इसको हम नेक्स्ट वीकेंड कर लेते हैं, नेक्स्ट संडे को 25th सेम टाइम। देखो उससे पहले तो लोग करेंगे, फिर उससे पहले हमें रिमाइंडर भेजना पड़ेगा, भूल ना जाए हम लोग। जी जी नहीं रिमाइंडर हमें दे दूंगा, मेरे पास आप लोगों की ईमेल एड्रेस वगैरह आ गया, मैं दे दूंगा। 25th का सेम टाइम हम कर लेते हैं। उसमें फिर जो रूटीन वाला सिलसिला, उसमें मैं भी नहीं होऊंगा इंशाल्लाह, बाकी लोग भी होंगे, जिशान होंगे, आसिफ होंगे। आप लोगों ने भी चीजें शेयर करनी है, क्योंकि एक तरीका नहीं है इसको एड्रेस करने का, मल्टीपल तरीके हैं। तो जितने सारे लोग होंगे इतना अच्छा जो है वो आई थिंक हमें नॉलेज होगी, और फिर जो लोग जिनको जिस तरह से समझ आए वो फिर इसको ट्राई आउट करें। अमेजिंग, जबरदस्त। बिल्कुल जी जनाब, कोई एक सवाल? एनीवन? चलें ठीक है, नो प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वक्त निकालने का। शुक्रिया जी, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम कनेक्ट करते हैं। आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा सेशन का, ताकि फिर अगले वाले सेशन में हम उन चीजों को फिर इंप्रूव कर सकें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू मोहसिन भाई, थैंक यू जी, थैंक यू आसिफ, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बास, थैंक यू फरहान, थैंक यू, हाफिज।